हेलो बच्चों, सारे खुरापाती आ गए हैं। तो लेक्चर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें एजीपी हमने पूरा कर लिया था और इस लेक्चर में हम माध्य पूरा करने वाले हैं। ठीक है। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, 3 तरह के माध्य होते हैं। तो इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो माध्य रहेगा। और बच्चों, माध्य की शुरुआत करेंगे समांतर माध्य के साथ। ठीक है। तो समांतर माध्य को इंग्लिश में कहेंगे अरिथमेटिक मीन। इसी प्रकार से गुणोत्तर माध्य होगा ज्योमेट्रिक मीन, और इसी प्रकार से एक हरात्मक माध्य होगा हार्मोनिक मीन। ठीक है भाई। तो अगर जेई एडवांस की नज़र से देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जेई एडवांस वालों ने खूब सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं इससे। और मेंस की बात करें तो इसके आधे पोर्शन से मेंस ने खूब सवाल डाले हैं, लेकिन इसके एक पोर्शन से मेंस ने कम क्वेश्चन डाले हैं। तो सारी बात डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई, समांतर माध्य क्या होता है? तो सबसे पहले यार समांतर माध्य निकालना सीख लो। ये वही माध्य है जो तुमने स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में निकालना सीखा था। अगर n धनात्मक संख्याएं हैं, a1 a2 a3 a4 से लेके an तक, तो उनका समांतर माध्य निकालने का जो तरीका है वो है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, और इसको डिवाइड करना है n से, मतलब सभी पदों का योगफल अपॉन कुल पदों की संख्या। ठीक है। ये समांतर माध्य कहलाएगा। ये वही माध्य है बेटा जो अपन सांख्यिकी में पढ़ते हैं। और a इसका सिंबल है। तो अरिथमेटिक मीन का समांतर माध्य का सिंबल हमारे लिए क्या रहेगा? a रहेगा। तो यदि आपको कुछ संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो अपन उन सबको योगफल देंगे और फिर जितनी संख्याएं होंगी उतने से भाग दे देंगे तो समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है। तो यार इसका मतलब, यदि आपको 3 पद समांतर श्रेणी में दे रखे हो, यदि 3 पद समांतर श्रेणी में हो, तो यहाँ पे एक बात बनती है कि मध्य पद अन्य 2 पदों का समांतर माध्य कहलाता है। जैसे बेटा एक बात अपने इस चीज को समझ ही लेते हैं कि अपने पास 3 नंबर्स एपी में दिए गए हैं। ठीक है। ए बी सी, ये तीनों समांतर श्रेणी में है, ये तीनों एपी में है। तो आप सब जानते हैं ना, अगर ये 3 नंबर एपी में होते हैं तो 2b की वैल्यू a प्लस सी होती है, और b की जो वैल्यू है वो a प्लस सी अपॉन 2 आ जाती है। तो यार देखो, बात भी तो सही है ना। a प्लस सी बाई 2 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछता कि a और c का समांतर माध्य क्या है, a c का समांतर माध्य, तो आप क्या जवाब देते? 2 नंबर्स का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, और क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं तो उनका डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो बच्चों, a और c का समांतर माध्य a प्लस सी बाई 2 ही तो होता, और जो कि एपी के अनुसार b के बराबर होगा। तो यार यहाँ पे ये लाइन जो है ना, ये इसी बात को कह रही है कि अगर ए बी सी एपी में होंगे ना, तो मध्य पद मतलब बी अन्य 2 पदों का मतलब ए और सी का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? तो सबसे पहले समांतर माध्य को निकालने का फॉर्मूला याद कर लो, सबका योगफल बटा कुल पदों की संख्या। और फिर ये बात याद कर लो कि यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में आती हैं तो जो मध्य पद होता है वो अन्य 2 पदों का समांतर माध्य होता है। ठीक है जी। तो ये तो हुआ समांतर माध्य को निकालने का तरीका। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है कि यदि आपको दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य इंसर्ट करने हो, डालने हो, तो कैसे डालेंगे? ठीक है। तो इस बात को समझिए भाई कि दो आपको संख्याएं दे रखी होंगी और उन दोनों संख्याओं के बीच में हमें n माध्य डालने होंगे, समांतर माध्य डालने होंगे। इसका मतलब क्या होता है? जरा इस लाइन को पढ़ते हैं, जरा इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यदि a तथा b दो संख्याएं हैं तथा a1 a2 a3 से लेकर an और फिर b एक समांतर श्रेणी है, तब हम a1 a2 से लेकर an तक की संख्याओं को a और b के मध्य समांतर माध्य कहते हैं। क्या मतलब हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि आपके पास एक संख्या a है, एक संख्या b है, और तुम्हें क्या बोला गया? इन दोनों संख्याओं के मध्य, ऊपर हेडिंग पढ़िए, इन दोनों संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य डाल दो। तो आप क्या करोगे बेटा? आप इन दोनों नंबर के मध्य में n संख्याएं इस प्रकार से लिख दोगे कि आपकी ये जो पूरी सीरीज है, पूरी श्रेणी है, वो क्या बन जाए? वो समांतर श्रेणी बन जाए। अगर वो समांतर श्रेणी बन जाएगी ना, तो ये जो आपने संख्याएं डाली हैं, इन्हीं संख्याओं को अपन क्या बोल देंगे? समांतर माध्य बोल देंगे। तो आपने n समांतर माध्य डाल दिए। समझ आ गई बात? जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है, ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगी। तो एग्जांपल क्या है भाई? इस बात का एग्जांपल देखिए। जैसे आपको किसी ने बोला कि 2 और 10 के बीच में 3 समांतर माध्य लिखिए, तो 2 लिखा, 10 आखिरी में लिखा, और इसके बीच में 3 समांतर माध्य लिखे। तो बच्चे, इन 3 समांतर माध्यों की वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू इस प्रकार से लिखनी है कि पूरी सीरीज है ना, एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो a1 को रखना पड़ेगा 4, ठीक है, a2 को रखना पड़ेगा 6, और a3 को रखना पड़ेगा 8। तभी तो देखो, 2 4 6 8 10, ये पूरी 5 नंबर्स की क्या बन गई? समांतर श्रेणी बन गई।
ठीक बात है ना। तो भाई समांतर माध्य डालने का मतलब ऐसे नंबर्स डाल दो कि पूरी सीरीज एपी बन जाए। तो यदि आपसे ए और बी के बीच में एन माध्य डालने के लिए बात की जाए तो हमने ये एन माध्य यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। इसको बोलेंगे हम ए और बी के मध्य में आपने एन माध्य डाल दिए हैं। कौन से माध्य डाले हैं? समांतर माध्य डाल दिए हैं। तो ये क्या बन गई है? समांतर श्रेणी बन गई है। तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं। ठीक है, तो यार देखो आपने एन तो माध्य डाल दिए, एक नंबर ए पहले था और एक नंबर बी बाद में था, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई भाई? कुल पदों की जो संख्या है वो इसमें हो गई n+2। ठीक है, समझ आ गया सबको। और अगर मैं बात करूं तो n+2th पद कौन सा है? तो भाई पहला पद तो इसमें a है और लास्ट पद मतलब n+2th पद इसमें कौन है? b। समझ आ गई यहां तक की बात अच्छे से? भाई मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं ना इस एपी का, देखो एपी तो बन गई ना, जैसे तुमने एन माध्य डाले तो ये एपी बन गई। मैं इस एपी का सर्वांतर निकालने वाला हूं, उसी से हमारे सवाल सोल्व होंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका Tn+2 b आ गया, इस b का फॉर्मूला लिख देते हैं, Tn+2 का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो Tn+2 कैसे निकलेगा? प्रथम पद, उसके बाद n+2th पद निकालना है तो n+2 में से 1 को माइनस कर देंगे और d का गुणा कर देंगे। और n+2th पद है कौन भाई? b है। तो यहां से आपको n+1 इंटू डी का वैल्यू कितना मिला भाई? सब बच्चे बताएंगे b-a मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई यहां से n+1 को डिवाइड में लेके जाते हैं तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा आप सबके पास? b-a/n+1। तो ये होता है सार्वंतर का फॉर्मूला। भाई तुम्हें कोई भी कह दे कि a और b दो संख्याओं के मध्य में n समांतर माध्य डाल दिए गए हैं तो एक समांतर श्रेणी बनेगी और उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर b-a/n+1 आ जाएगा। ठीक है, कहानी समझ आ गई? मतलब मान लो कि तुम्हें पहला समांतर माध्य निकालना है, a1 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? a+d। क्यों बेटा a+d क्यों लगाओगे? क्योंकि a1 इस सीरीज का अगला टर्म है, तो a में तुम d प्लस करोगे तभी तो a1 आएगा, सर्वांतर निकल चुका है ना। इसी प्रकार a2 निकालने के लिए फिर से d प्लस करना पड़ेगा, a3 निकालने के लिए फिर से d प्लस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब a2 का जो मान आने वाला है वो a+2d आने वाला है, a3 का मान आने वाला है a+3d। हाँ भाई, तो क्या आप सब लोग nth समांतर माध्य का फॉर्मूला बना लोगे? तो nth समांतर माध्य का फॉर्मूला बनेगा a+nd। ठीक है बच्चों, दो बातें याद रखना। पहली बात, जब अपन a और b के बीच में n समांतर माध्य डालेंगे तो सार्वंतर का मान b-a/n+1 आएगा। दूसरी बात, nth समांतर माध्य a+nd आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है भाई, बने रहिएगा सब लोग, लेक्चर को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला। तो एग्जाम्पल ये देख लेते हैं कि आपको दो संख्याएं दे देता हूं, एक संख्या 4 है और एक संख्या 67 है, 67 है। 4 और 67 के बीच में के मध्य में आपको 20 समांतर माध्य डालने हैं। ठीक है, 20 समांतर माध्य डालने हैं, तो आपको बताना है कि वो माध्य क्या होंगे। ठीक है भाई, तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं के बीच में माध्य डालने हैं तो आप सबसे पहले किस चीज के पीछे भागेंगे बच्चों? सबसे पहले भागेंगे सार्वंतर के पीछे, डी के पीछे भागेंगे। तो डी का मान कैसे निकलता है? डी का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन जितने माध्य डालने हो ना उसमें +1 करके डिवाइड कर दे। तो ऊपर आ गया 63, नीचे आ गया 21। 63/21 आ गया 3। तो यार सार्वंतर 3 आ गया ना। अब बच्चों आप सबको पता है पहली जो संख्या है, पहली संख्या है 4 और आखिरी संख्या है 67। ठीक है जी, और हमें इसके बीच में डालने हैं 20 समांतर माध्य और सर्वांतर आपने निकाल ही लिया है। तो 4 में 3 प्लस करोगे 7, 7 में 3 प्लस करोगे 10, 10 में 3 प्लस करोगे 13, 16 और ये आपके 20 समांतर माध्य 3 3 के सर्वांतर पे आ जाएंगे और आखिरी वाला आएगा 64। ठीक है जी, तो ये जो 4 और 67 के बीच में मैंने नंबर्स लिखे हैं, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं समांतर माध्य। हाँ भाई, समझ आ गई बात सबको? चलिए शुरू करते हैं। एक प्रॉपर क्वेश्चन हम समांतर माध्य पे, क्वेश्चन सब बच्चे जल्दी से पढ़ लीजिए। 1 तथा 31 के मध्य n समांतर माध्य इस प्रकार है कि 7वां माध्य और n-1वां माध्य का जो अनुपात है ना वो 5/9 है। ठीक है भाई, सारी बात समझ आ गई? मैंने आपको एक बात पहले बताई हुई है, माध्य के सभी सवालों में सबसे पहले सार्वंतर का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू 1 है और आप 1 और 31 के बीच में n समांतर माध्य डाल रहे हैं। तो यहाँ पे an लिख देते हैं और यहाँ पर 31 लिख देते हैं। तो आपने 1 और 31 के बीच में
n समांतर माध्य डाल दिए, ठीक है। क्या बात निकालनी है या क्या बात दी गई है? सातवां माध्य। सातवां माध्य कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले तो d निकाल लो, सर्वांतर निकाल लो। d कैसे निकलेगा? 31 माइनस 1 बटा n प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये d आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, जैसे ही d आ गया, अब आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। सबसे पहले a7 सातवां माध्य है, सातवें माध्य का फॉर्मूला लगेगा a प्लस 7d, है ना। अभी अभी आपको लिखवाया था भाई पिछली स्क्रीन पे कि NH समांतर माध्य का फॉर्मूला। देखो एपी में NH टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, लेकिन NH समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस nd। इस डिफरेंस को देख करके चलिएगा, ठीक है जी। तो ये हुआ आपका a7, और a7 में a का मान तो 1 हो गया बेटा, प्रथम पद। 7 की जगह 7 लिखेंगे, d की जगह पे 30 अपॉन n प्लस 1 लिख देंगे। और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा n प्लस 211 बटा n प्लस 1, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हम निकालते हैं n माइनस वनथ माध्य। तो n माइनस वनथ माध्य के लिए बस 7 की जगह पे n माइनस 1 डाल देंगे, बाकी सारी कहानी सेम है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ n माइनस 1, और d का मान है 30 बटा n प्लस 1, ठीक है जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 31n माइनस 29 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है जी। ये आपका n माइनस 1वां माध्य आ गया। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों का अनुपात आपको 5 बटा 9 दे रखा है, मतलब a7 बटा an माइनस 1 बराबर में 5 बटा 9 है, ठीक है जी। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे बात को ले चलते हैं। n प्लस 211 बटा n प्लस 1 का डिवाइड लग रहा है 31n माइनस 29 बटा n प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 5 बटा 9। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, और अब क्या करेंगे? 9 की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 को भी और इसको भी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n, 211 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1899 आ जाएगा। सिमिलरली 31n को 5 से करो, 155n, और 29 को 5 से करोगे तो माइनस का 145। तो बच्चों माइनस 145 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, ठीक है। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो यहां बन जाएगा 2044, और इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो यहां बन जाएगा 146n। और आपको यार n का मान ही तो निकालना था, 2044 बटा 146, ऐसा कर देंगे तो हमें n का मान मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये आप डिवाइड कर लीजिए जल्दी से। तो बेटा ये आपका डिवाइड आ जाएगा इज इक्वल टू 14, ठीक है भाई। तो आपको n का वैल्यू क्वेश्चन में निकालना था, n का मान बताना था, और वो आपके पास आ गया है 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 सवाल। यदि a व b के मध्य a1 a2 a3 से लेके 51 तक दे रखे हैं, ये 51 माध्य है बेटा, ठीक है। तो अपने को बताना है b प्लस a 51 बटा b माइनस a 51 माइनस a1 प्लस a अपॉन a1 माइनस a का क्या वैल्यू होगा, ठीक है जी। तो यार a और b के बीच में आपको ये सारे माध्य दे रखे हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं। पहले a को लिखेंगे, फिर सारे माध्य लिख लेंगे, a1 a2 a3 से लेकर लास्ट बेटा a51, और a51 के बाद b। तो बताओ ये पूरी की पूरी जो श्रेणी है a से लेकर b तक, इसमें टोटल 53 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, 53 पद आपको इसमें दिख रहे हैं। ये पूरी सीरीज क्या बन जाएगी बच्चों? AP बन जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है बात? और इस AP का सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो इस AP का सर्वांतर आ जाएगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। n प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 51 प्लस 1। कितने माध्य डाले हैं? 51 माध्य डाले हैं, तो n प्लस 1 हो जाएगा 51 प्लस 1। तो d का मान कितना आ गया भाई? b माइनस a बटा 52 आ गया, ठीक है। जिसको ट्राई करना है भाई वो वीडियो पोस्ट करिए यहाँ पे और ट्राई करिए सवाल, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूं। अब जिस चीज का वैल्यू निकालना है टू फाइंड, तो बेटा जिसका वैल्यू निकालना है उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है b प्लस a 51, इसके बारे में भी सोचेंगे भाई क्या करना है, लेकिन इसके डिवाइड में लिखा हुआ है b माइनस a 51। तो बच्चों ये जो b माइनस a 51 है ना, इसको ध्यान से देखो। देखो a 51 और b AP में लगातार पद है, ये a 51 है और इसके जस्ट बाद b है। तो खुद ही सोच के बताइए, अगर b में से a 51 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा?
तो बिल्कुल यार कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सार्वधातुक आ जाएगा। एपी में प्रॉपर्टी होती है किसी भी पद में से उसका पिछला पद माइनस करते हैं ना तो सार्वधातुक मिल जाता है, ठीक है। तो बी माइनस ए 51 सार्वधातुक हो गया। और आगे जो एक और ब्रैकेट बना हुआ है वो है a1 प्लस ए डिवाइडेड बाय a1 माइनस ए। यहां भी बच्चे डिनोमिनेटर देखो a1 माइनस ए, तो a1 और a एपी के प्रथम और द्वितीय पद है, तो a1 में से a को माइनस करेंगे तब भी d आ जाएगा। तो भाई जो आपको वैल्यू निकालनी है वो एक्चुअली में b प्लस ए 51 बटा सार्वधातुक, ये भी सार्वधातुक लिखा हुआ है, माइनस a1 प्लस ए बटा सार्वधातुक, ये भी सार्वधातुक लिखा हुआ है। तो यार देखो क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, d का एलसीएम लेंगे, और d का एलसीएम लेके ऊपर क्या बनेगा, यहां आएगा b प्लस ए 51, फिर आएगा माइनस a1 माइनस ए, ठीक है जी। अब इन दोनों बातों को फटाफट लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो b माइनस ए है उसको तो एज इट इज लिख लो, b माइनस ए को आप यहां पर लिख सकते हैं। अब a51 और a1 इन दोनों को एक्सपैंड कर लेते हैं। a51 का मतलब क्या है, 51वां समांतर माध्य, 51वां समांतर माध्य लिखा जाएगा a प्लस 51 डी के जैसे। और a1 का मतलब है पहला समांतर माध्य, पहला समांतर माध्य लिखा जाएगा a प्लस डी के तरीके से, और इस पूरे का डिवाइड होना है d से। और बच्चों d का मान कितना है, d का मान है b माइनस ए बटा 52, ठीक है जी। शुरू करें। अब शुरू करेंगे तो सबसे पहले b माइनस ए आपको एज इट इज दिख गया, उसके बाद a और a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस ए, और 51d माइनस d ये आपके पास आ जाएगा 50d, ठीक है जी। और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है b माइनस ए अपॉन 52 उसको अपन दोनों में डिवाइड कर देंगे। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपने किसकी जगह पे लिखा हुआ है, ये आपने d की जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां तो b माइनस ए अपॉन 52 पूरा पूरा डिवाइड करूंगा, ठीक है जी। और यहां पर हम सीधा d लिख देते हैं। d क्यों लिख देते हैं, क्योंकि अपना डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ना, d से d कट जाएगा। तो यहां पर बच्चों पहला जो नंबर है वो b माइनस ए से b माइनस ए कटकर आंसर 52 दे देगा, और यहां d से d कटने पर आंसर 50 दे देगा, और आपका आंसर आ जाएगा 102, ठीक है जी। समझ आ गई पूरी बात। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर 102। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। तो चलिए बेटा अगली बात पर चलते हैं। उम्मीद है यहां तक सबको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हमें शुरू करना है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। तो बच्चे ज्योमेट्रिक मीन में भी सबसे पहले वही बात करते हैं कि यदि आपको n धनात्मक संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालना हो, जैसे आपने n धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य निकाला था, ऐसे ही हम गुणोत्तर माध्य भी निकाल सकते हैं। गुणोत्तर माध्य के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो भी आपके n नंबर्स हैं उनको आपस में गुणा कर दो, और गुणा करके उसकी पावर में 1/n लिख दो। मैं आपको एक बार इसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास कोई 3 नंबर्स हैं, ठीक है। 3 नंबर्स आप कौन कौन से मान रहे हो, आपने 3 नंबर्स मान लिए बेटा 1, 2 एंड 4, ठीक है। और आप 1, 2, 4 का गुणोत्तर माध्य निकालना चाह रहे हो। तो इनका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन जीएम की जो वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और इसका पावर में 3 संख्याएं है तो पावर में 1/3 लिख देना है। तो आप सब बच्चे जानते ही हैं पावर में 1/3 का मतलब तो क्यूब रूट होता है। तो यहां से 4 इंटू 2 इंटू 1 8 हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट बच्चों 2 आ जाएगा। तो इसका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 संख्याएं होती है, चारों गुणा कर देते, पावर में 1/4 लिख देते। 5 संख्याएं होती, पांचों को गुणा कर देते, पावर में 1/5 लिख देते। इसी प्रकार आपको एक और प्रॉपर्टी इसमें समझ में आएगी, यदि 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में हो तो मध्य पद अन्य 2 पदों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। अरे ये तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉपर्टी आ गई जैसी कि समांतर माध्य में पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या है कि हमारे पास 3 पद है जो गुणोत्तर श्रेणी में है, ए बी सी। और अगर हम ए और सी का गुणोत्तर माध्य निकाल लें, ए सी का गुणोत्तर माध्य, मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ए सी का गुणोत्तर माध्य। तो बच्चों 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कैसे निकलेगा, दोनों को गुणा करेंगे, पावर में 1/2 लगा देंगे, मतलब कि रूट ए सी। तो ये रूट ए सी किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से देखो। आप सबने पढ़ा हुआ है कि जब भी एबीसी जीपी में होंगे, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हाँ भाई याद करिए जल्दी से। तो एबीसी अगर जीपी में होंगे तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। इसका मतलब रूट ए सी का वैल्यू बी आ जाएगा। तो अगर रूट ए सी का वैल्यू बी है तो ए और सी का गुणोत्तर माध्य भी बी है। तो बच्चों यदि 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में आ जाए तो मध्य पद जो होता है वो अन्य 2 पदों का गुणोत्तर माध्य हो जाता है, ठीक है जी। तो ये गुणोत्तर माध्य की प्रॉपर डेफिनेशन है। अब मैं यहां पर भी उसी टॉपिक को लेकर के आ रहा हूं कि अगर आप 2 संख्याओं के मध्य एंड गुणोत्तर माध्य
इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, तो किस प्रकार डाले जाएंगे। जैसे आपने दो संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य डाले थे, वैसे ही हम n दो संख्याओं के बीच में n गुणोत्तर माध्य भी डाल देंगे। तो यहां पर बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपके पास दो संख्याएं a और b है, पहली संख्या a और आखिरी संख्या b, और उनके बीच में आप इस प्रकार n संख्याओं को लिखते हैं कि ये जो कुल आपकी सीरीज बन जाए, कुल आपकी श्रेणी बन जाए n प्लस 2 पदों की, ये जीपी बन जाए। और अगर ये जीपी बन जाती है तो ये आपके जो नंबर्स आपने ए और बी के बीच में लिखे हैं ना, इनको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। तो जैसे वहां पर सार्वांतर का मान आपने याद किया था b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, यहां पे सार्वानुपात का मान हम याद करेंगे ताकि गुणोत्तर माध्य के सवाल हम सॉल्व कर सके। ठीक है जी। तो पहले तो ये देख लो भाई, इसमें कुल पद कितने हैं। तो इसमें कुल पद आ रहे हैं n प्लस 2। पहला पद क्या है पूरी गुणोत्तर श्रेणी का a, और n प्लस 2th लास्ट पद क्या है b। सार्वानुपात निकालना है, तो बताइए tn प्लस 2 कैसे लिखा जा सकता है। तो बेटा जीपी का nवां पद, जीपी का nवां पद लिखा जाता है सबसे पहले प्रथम पद, उसके बाद सार्वानुपात, और उसकी पावर में ना जो पद निकालना हो उसमें से एक माइनस करके लिख देते हैं। तो n प्लस 2 वाला पद निकालना है तो n प्लस 2 में से 1 को माइनस कर देंगे और इसी की वैल्यू आ जाएगी b। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो a गुणा a के मल्टीप्लाई में r की पावर n प्लस 1 की वैल्यू b आ गई। इसका मतलब r की पावर n प्लस 1 इक्वल टू b बाई ए आ गया है। और बताइए बच्चों, r का मान आप क्या याद करेंगे। r का मान हो जाएगा b अपॉन a की होल पावर 1 बाई एन प्लस 1। ये फॉर्मूला है गुणोत्तर माध्य। यदि आप n गुणोत्तर माध्य डालते हैं तो उसके सार्वानुपात, उससे बनने वाली गुणोत्तर श्रेणी के सार्वानुपात को निकालने का तरीका। ठीक है जी, r आ गया है। अब r के आने के बाद हम आपको ये बताते हैं कि जैसे आपको पहला गुणोत्तर माध्य जीवन निकालना होता, तो देखो बेटा ये है तो जीपी ना, तो जीवन कैसे निकलेगा, a में r गुणा करके निकलेगा। इसी प्रकार g2 कैसे निकलेगा, फिर से r गुणा कर देंगे, फिर से r गुणा कर देंगे तो g3 भी आ जाएगा। तो जीवन का मतलब है a r पावर 1, g2 का मतलब है a r पावर 2, g3 का मतलब है a r पावर 3, है ना। और यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है, यदि आपको nth गुणोत्तर माध्य निकालना है, nवां गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो आप लिखेंगे a गुणा r की पावर n। दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल हूबहू वैसे ही हैं जैसे आपने एपी में पढ़े थे। एक फॉर्मूला हमने r के लिए याद किया, एक फॉर्मूला हमने nवें गुणोत्तर माध्य के लिए याद किया। इन फॉर्मूलाज को जल्द से जल्द याद कर ले। मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पर प्रैक्टिस करवा देता हूं। ठीक है जी, आपको क्या करना है, दो नंबर्स दे रहा हूं, 5 और 160। ठीक है जी, और 5 और 160 के मध्य मेरे को 4 गुणोत्तर माध्य डाल के बताओ क्या आएंगे। ठीक है जी, 4 गुणोत्तर माध्य निकालने हैं। तो बच्चों एक नंबर 5 है, एक नंबर 160 है, और गुणोत्तर माध्य डालने हैं। गुणोत्तर माध्य डालने हैं तो सार्वानुपात निकालना पड़ेगा। सार्वानुपात का सूत्र देखो, b बटा a, मतलब b का मान यहाँ पे 160 है लास्ट वाली संख्या, बटा a का मान प्रथम संख्या 5 है। और जितने भी आपको गुणोत्तर माध्य डालने हो उसकी पावर 1 अपॉन प्लस 1 करके लिख देते हैं। 4 गुणोत्तर माध्य डालने हैं ना, तो पावर में लिख देना 1 अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो 160 बटा 5 की वैल्यू हो जाएगी 32, और आपको निकालना है 32 का पावर 1 बटा 5। 32 खुद 2 की पावर 5 होती है, और 2 की पावर 5 की होल पावर अगर अपन 1 बटा 5 निकालेंगे तो यहां से आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, सबको समझ आ गया। अच्छा देखो, अब सार्वानुपात आ गया ना। पहली संख्या क्या है 5, लास्ट संख्या क्या है 160, और आपको इसके बीच में 4 गुणोत्तर माध्य डालने हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपके सारे गुणोत्तर माध्य आते जाएंगे। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, एंड 40 इंटू 2 80। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए। 3 तथा 243 के मध्य m समांतर माध्य और 3 गुणोत्तर माध्य इस प्रकार है कि चौथा समांतर माध्य और दूसरा गुणोत्तर माध्य बराबर है। ठीक है भाई, तो समांतर माध्य का भी इस्तेमाल कर लिया और गुणोत्तर माध्य का भी इस्तेमाल कर लिया। नंबर कौन कौन से दिए गए हैं ध्यान से देखिए। नंबर दिए गए हैं 3 और 243। इसमें आपने समांतर माध्य डाले हैं m, तो a1 a2 a3 से चलते चलते आपने am इतने समांतर माध्य डाल दिए। ठीक है, 243 तक। और आपने गुणोत्तर माध्य 4 ही डाले, सॉरी 3 ही डाले,
तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले समांतर माध्य की बात करते हैं। तो यार आपको कंडीशन क्या दे रखी है, चौथा समांतर माध्य है और दूसरा गुणोत्तर माध्य बराबर है और आपको m का मान बताना है। तो चौथे समांतर माध्य का वैल्यू निकालने जल्दी से। तो यार सर्वांतर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 243 माइनस का 3 बटा कितने समांतर माध्य डाले हैं m+1, तो इसका जो सर्वांतर है वो आ जाएगा 240 बटा m+1। तो आपका जो चौथा अर्थमेटिक मीन है, चौथा समांतर माध्य है, उसका वैल्यू आ जाएगा a+4d। तो a का वैल्यू प्रथम पद कितना है 3, इसमें 4 इंटू कॉमन डिफरेंस को सर्वांतर को जोड़ दो, तो ये आपके पास आंसर आ गया 3 प्लस, हाँ भाई सब बच्चों को समझ आ रहा है, 3 के अंदर आप प्लस कर देंगे 240 का 4 गुना 960 अपॉन m+1। ठीक है जी। चलिए अब गुणोत्तर माध्य की बात करते हैं। नंबर तो वही है 3 है और 243 है। इन दो नंबर के बीच में आपने 3 गुणोत्तर माध्य डाल दिए, G1 G2 G3। ठीक है, तो ये GP बन जाएगी और ये GP बन जाएगी, तो इसका कॉमन रेशो निकाल लेंगे। कॉमन रेशो के लिए 243 बटा 3 की पावर में 1/3 + 1, क्योंकि 3 ही गुणोत्तर माध्य डाले हैं। अब 243 बटा 3 तो होता है 81 और 81 की पावर में 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा 3। तो यार ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। फिर अगर सर्वानुपात 3 आ गया, इसका मतलब G1 का मान कितना है, G1 का मान 9 है, G2 का मान फिर से 3 मल्टीप्लाई कर दो 27 है और G3 का मान फिर से 3 मल्टीप्लाई कर दो 81 है। आपको क्या दे रखा है कि चौथा गुणोत्तर माध्य, सॉरी समांतर माध्य दूसरे गुणोत्तर माध्य के बराबर है। हाँ जी भाई, तो चौथा समांतर माध्य कितना आया था, 3 प्लस 960 बटा m+1 और दूसरा गुणोत्तर माध्य कितना है 27, इनको बराबर कर देंगे और m का मान आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो 960 अपॉन m+1 की वैल्यू 24 तक सबको समझ में आ गया। 24 को आप 960 से कैंसिल कर दो, 24 को 960 से कैंसिल करोगे तो यहां पे आ जाएगा 40। ठीक है, 40 अपॉन m+1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा m+1 आ गया 40 और m की वैल्यू आ गई 39। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ओके भाई, तो नेक्स्ट बात पे चलते हैं। हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य है। ठीक है भाई, पहला समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य। अब बारी आ गई है हरात्मक माध्य की। तो सबसे पहले यही सीखते हैं कि n संख्याएं अगर आपको दे दी जाए तो उनका हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला याद करिए बच्चों, n का डिवाइड दे देते हैं 1/a1 + 1/a2 + 1/a3 से लेकर 1/an तक। मतलब n का डिवाइड दे देते हैं सभी नंबर के व्युत्क्रमों के योगफल से। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लो जल्दी से। यदि आपको कुछ नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो कैसे निकलेगा, आप 3 नंबर्स मान के चल सकते हैं 1 2 3, और आप 1 2 3 का यदि हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य निकालना चाहें तो आपका फॉर्मूला होगा, 3 संख्याएं हैं तो 3 को आप डिवाइड कर देंगे तीनों संख्याओं के प्रतिलोम के योगफल से, व्युत्क्रम के योगफल से। तो 1 का प्रतिलोम, 1 का व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रम। ठीक है जी, तो यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 6 और एलसीएम 6 आने पर ये आपके नंबर्स बन जाएंगे 6 + 3 + 2 और जो एलसीएम 6 था वो ऊपर गुणा हो जाएगा और आपका आंसर आ गया है 18/11। ठीक है, तो ये इन 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य आ गया है। यहां पर भी वो बात सही है भाई, यदि 3 पद हरात्मक श्रेणी में है, यदि 3 नंबर्स एबीसी एचपी में है तो बीच वाला पद, मध्य पद, अन्य 2 पदों का हरात्मक माध्य होता है। तो ए और सी का यदि आप हरात्मक माध्य निकालना चाहेंगे तो ठीक एपी और जीपी वाले प्रॉपर्टीज की तरह इसका प्रॉपर्टी भी सेम है। तो एबीसी एचपी में आएंगे तो ए और सी का हरात्मक माध्य बी के बराबर हो जाएगा। अब यदि आप 2 संख्याओं को सेलेक्ट करते हैं और उनके बीच में n हरात्मक माध्य डालते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। 2 संख्याएं ए और बी आपको दी गई हैं और उनके बीच में आप n हार्मोनिक मीन, n हरात्मक माध्य यदि डालना चाहते हैं तो इस प्रकार से n नंबर्स को आप इसमें इंसर्ट करिए कि बनने वाली सीरीज हरात्मक श्रेणी बन जाए, HP बन जाए। और यदि ये HP बन जाती है तो इन्हीं n नंबर्स को जो आपने a और b के बीच में लिखे हैं, इनको आप a और b के बीच में n हरात्मक माध्य बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का कोई अपना तरीका नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो HP के क्वेश्चन हम पहले भी AP से सॉल्व करते थे, तो यहां पर भी हम सबसे पहले पूरी सीरीज को एपी में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/a, 1/h1, 1/h2 सभी नंबर का हम व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने के बाद हम ये कहेंगे कि ये जो व्युत्क्रम करने के बाद परिणामी श्रेणी है, जो नई सीरीज बनी है, ये एक एपी बन गई है। अब ये अगर एपी बन गई है तो इसमें सार्वांतर को निकाल लेंगे। सार्वांतर को निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे
अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन n+1, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने समांतर माध्य को निकालते हुए लगाया था। और जैसे ही आपके पास d आ जाएगा तो आप 1/h1 का मान 1/a+d से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/h1 का वैल्यू 1/a+d से आ जाएगा। फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको अपन फिर रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि हम h1 का वैल्यू निकाल पाए। तो यहां से आपका जो 1/hn का फॉर्मूला बनेगा वो 1/a+nd बन जाएगा। ठीक है बच्चों, दो फॉर्मूलाज यहां पर भी हमें याद करने हैं। वैसे यहां पर आप सारी बात समांतर माध्य से भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट कर लें। हरात्मक माध्य के ऊपर सवाल है और समांतर माध्य के साथ मिला करके बनाया गया है। तो बच्चों दो संख्याएं हैं 2 और 3, इनके बीच में 10 समांतर माध्य A1 A2 A3 से लेके A10 तक आपने डाल दिए और H1 H2 H3 से लेके H10 तक 10 हरात्मक माध्य भी डाल दिए। मतलब 2 से लेकर 3 तक आपने 10 समांतर माध्य भी डाले, फिर दोबारा आपने 10 हरात्मक माध्य डाल दिए। आपको मल्टीप्लाई निकालना है A3 इंटू H8 का, मतलब तीसरा समांतर माध्य गुणा 8वां हरात्मक माध्य। चलो भी शुरू करते हैं। आप ट्राई करना चाह रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है, और उसके बाद आप प्ले करके सॉल्यूशन को देख सकते हो, आंसर को मैच कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले 2 एक नंबर है, उसके बाद पहला समांतर माध्य A1 A2 A3 से लेके लास्ट A10 और फिर आखिरी 3। ठीक है, आपने 2 और 3 के बीच में 10 समांतर माध्य डाल दिए। निकालना क्या है भाई, A3 का वैल्यू, तीसरा समांतर माध्य निकालना है। और तीसरा समांतर माध्य निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए होगा, हमें D का वैल्यू चाहिए होगा। तो D का वैल्यू क्या आएगा, हाँ भाई फॉर्मूला याद है, अंतिम संख्या b माइनस ए अपॉन कितने समांतर माध्य डाले हैं 10, तो 10+1 नीचे आ जाएगा। ऊपर आता है b माइनस ए, नीचे आता है 10+1, ठीक है, n+1 मतलब। तो यहाँ पे आपके पास d का वैल्यू आ जाएगा 1/11। तो मेरे को नहीं लगता अब आपको तीसरा समांतर माध्य निकालने में कोई परेशानी आएगी। तीसरा समांतर माध्य कैसे निकलेगा, A3 बराबर 2 + 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, 3 टाइम्स सर्वांतर, तो 2 + 3/11 आ गया। और 2 + 3/11 का मतलब हो गया 25/11। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। इसी प्रकार से तुमने क्या किया भाई, 2 और 3 के बीच में 10 हरात्मक माध्य भी डाल दिए। जब तुम 10 हरात्मक माध्य डालोगे ना तो ये जो सीरीज है ये HP बन जाएगी। जैसे आपने जब 10 समांतर माध्य डाले थे तो ये AP बनी थी, अब ये HP बन जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, इस HP के सभी पदों का व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, अगली स्क्रीन पे ले चलते हैं इस चीज को। हाँ जी भाई, तो पहला पद हो जाएगा 1/2, दूसरा पद हो जाएगा 1/h1, तीसरा पद हो जाएगा 1/h2 और 1/h1 से लेके 1/h10 तक सारे हरात्मक माध्य के व्युत्क्रम हो गए और लास्ट संख्या आ जाएगी 1/3। बच्चों अब अपने को यहाँ पे H8 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आप ये जो AP बन गई है, आपने सबका व्युत्क्रम कर लिया तो ये AP बन गई है। इस AP का सर्वांतर निकालिए। AP का सर्वांतर आएगा 1/3 माइनस 1/2, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा कितने नंबर डाले हैं बीच में 10, तो 10 + 1 आ जाएगा नीचे। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ऊपर से आएगा -1/6 और नीचे से आएगा 11, तो सर्वांतर की वैल्यू आएगी -1/66। 11 गुणा 6 हो जाएगा नीचे, तो -1/66 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब AP में तो AP का फॉर्मूला लग सकता है। आपको 1/h8 निकालना है तो 1/h8 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 + 8 टाइम्स कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो। प्रथम पद में 8 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो 1/h8 आ जाएगा। तो बच्चे 1/2 में 8 बार -1/66 को ऐड कर लो। ये आप ऐड करोगे, 66 का एलसीएम ले सकते हो, 66/2 33 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा और ये आपका नंबर आ रहा है 25/36। तो H8 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/H8 की वैल्यू 25/66 आई है। तो H8 की वैल्यू के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगी 66/25। अब देखो दोनों वैल्यू आ गई है, A3 भी आ गया है, H8 भी आ गया है। A3 का मान याद करिए भाई, A3 का मान आया था 25/11 और H8 का वैल्यू आया है 66/25। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। A3 की जगह पर 25/11 और H8 की जगह पर 66/25। 25 कैंसिल एंड आंसर इज इक्वल टू 6।
ठीक है बच्चों, तो ये था आपका हरात्मक माध्य के ऊपर एक सवाल। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और भी ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी थ्योरी पूरी हो गई है, आज के लेक्चर की थ्योरी। अभी हमें एक दो क्वेश्चन और ट्राई करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप अपने 5 मिनट दीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को प्ले करके आप अपना सॉल्यूशन चेक करिए। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 है। दो संख्याएं मान लो, पहले माना a और b दो संख्याएं हैं। ठीक है जी, उनका हरात्मक माध्य 4 है, उनका समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g इस बात को सेटिस्फाई करता है। 2a + g² = 27। तीनों बातें निकाल लेते हैं। तो बेटा दो संख्याओं का समांतर माध्य, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, यह सवाल इंसर्ट करने वाला नहीं है। कोई भी माध्य की अगर आप बात करेंगे उस पर दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक सवाल जो हमने अभी तक 5-6 क्वेश्चन किए पिछले, उन सभी क्वेश्चंस में मैं आपसे दो नंबर्स के बीच में n माध्य इंसर्ट करवा रहा था। यह सवाल है सीधा समांतर माध्य निकालना किन्हीं संख्याओं का जो दी गई है, गुणोत्तर माध्य निकालना, हरात्मक माध्य निकालना, जिसके लिए मैंने आपको सूत्र सिखाए थे। समांतर माध्य के लिए सबका योगफल बटा कुल पदों की संख्या, गुणोत्तर माध्य के लिए पदों का गुणनफल बटा पावर में 1/n और हरात्मक माध्य में n बटा सभी नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम। तो यहां पे यदि आपने दो संख्याएं a और b मान ली है तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? समांतर माध्य आएगा a + b/2। गुणोत्तर माध्य क्या आएगा? √ab, मतलब दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करके पावर में 1/2 लगा देंगे। हरात्मक माध्य क्या आएगा? ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 1/a + 1/b। सही बात है भाई। और 1/a + 1/b को आप थोड़ा सेट करके जब लिखोगे तो ये बन जाएगा 2ab/a + b। ठीक है जी, ये आपने तीनों बातें निकाल ली। अब देखो आपको गिवन क्या क्या है। यहां से आप 2a की वैल्यू निकाल सकते हो, 2a की वैल्यू आ जाएगी a + b। यहां से आप g² की वैल्यू निकाल सकते हो, तो बच्चों g² की वैल्यू आ जाएगी a × b। ठीक है जी, और लास्ट आप हार्मोनिक मीन की वैल्यू तो सही करके निकाल ही चुके हो, जिसका वैल्यू आ चुका है 2ab/a + b। तो बेटा दो संख्याएं ab का समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक तीनों माध्य हमने निकाल लिए। अब इसने दो बातें सेटिस्फाई की। सबसे पहले हरात्मक माध्य डायरेक्टली दे रखा है 4 है, लिख देते हैं कि 2ab/a + b का जो वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, दूसरी बात आपको दी गई है 2a + g² 27 है, तो 2a का मतलब a + b और g² का मतलब ab, इनका जो प्लस है वो 27 है। तो बच्चों दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। आपका क्वेश्चन भी देखिए क्या है, दोनों संख्याएं निकालिए। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप दोनों संख्याओं को निकालेंगे। तो इसके लिए बेटा पहली इक्वेशन से आप लोग क्या करेंगे, a + b की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको a + b की वैल्यू मिल जाती है ab/2, और इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a + b की जगह पर यदि हम ab/2 पुट कर दें, आगे एक ab ऑलरेडी है, = 27, तो इससे हमारा फायदा ये होगा कि ab + ab/2 को हम लिख सकते हैं 3ab/2, ये 27 आ जाएगा, और a × b का वैल्यू 18 आ जाएगा। ठीक है जी, और यदि a × b 18 आ गया तो a × b 18 को इसमें पुट करिए, तो a + b का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो बच्चों a + b = 9 और a × b = 18। ठीक है, तो हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जिसके रूट्स खुद a और b हों, क्योंकि आपके पास सम ऑफ रूट्स भी है और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है। तो इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या होंगे, a और b, क्योंकि a और b का +9 था, a और b का मल्टीप्लाई 18 था। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते हैं। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। x - 3 × x - 6 = 0 के लिए, और x के दो आंसर्स आ गए 3 और 6, और ये दोनों आंसर्स किसके हैं, ये दोनों आंसर्स a और b के हैं, मतलब उन दोनों संख्याओं के हैं जो दोनों संख्याएं आपसे पूछी गई थी। तो आंसर आ गया है 3 और 6। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 15 से बड़ा है और हरात्मक माध्य से 27 से बड़ा है, और दोनों संख्याएं निकालनी है। तो आपने अभी अभी दो संख्याओं के समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक माध्य अभी अभी निकाले थे। तो हम फिर से मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं a और b हैं,
तो बेटा यदि ये दोनों ए और बी है तो ए का मान आ जाएगा a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य का मान आ जाएगा रूट ए बी, और हरात्मक माध्य h का मान आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब इसने क्या दिया, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 15 से बड़ा है, मतलब a की जो वैल्यू है वो g की वैल्यू से 15 यूनिट ज्यादा है। ठीक है, और समांतर माध्य हरात्मक माध्य से 27 यूनिट ज्यादा है, मतलब a की वैल्यू h से 27 यूनिट ज्यादा है। ठीक है, तो a का वैल्यू पुट कर दो बच्चों इसमें, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू रूट ए बी प्लस 15, और इसी प्रकार जो आपका अरिथमेटिक मीन है, समांतर माध्य है, वो हार्मोनिक मीन से हरात्मक माध्य से 27 यूनिट बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दोनों संख्याएं निकालने के लिए आपको इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप सब बच्चे इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर मैं आपको कमेंट्स के अंदर ही रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये लेक्चर यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माध्ययों की असमीकाओं के बारे में, एम जीएम एचएम इनइक्वालिटी के बारे में। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके।